जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में देखा था हम जितना हम लोग का था अनुवांशिकता एवं जैव विकास यानी चैप्टर 4 बायोलॉजी का था, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग 60 पढ़ लिए हैं। मतलब एक एक करके वीडियो हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पढ़ लिए 5 वीडियो में, ठीक है ना। और एक हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो भी पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करना है, इसका हम लोग को पढ़ना है चैप्टर यहाँ पर। तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को ये देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया हम लोग क्या क्या पढ़ना है। मेंडल वगैरह आएंगे, इसमें डार्विनवाद आएंगे, ठीक है ना। लामार्कवाद में साइंटिस्ट लोग आएंगे जो कि इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। विभिन्नता के बारे में पढ़ना है, विभिन्नता क्या होता है हम लोग के, ठीक है। लैंगिक जन्म क्या होता है, अलैंगिक जन्म क्या होता है, हालांकि पीछे पढ़ा दिए फिर भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा उसका डीपली देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग देखना है इस चैप्टर में। सबसे पहले का जो हम लोग टॉपिक है क्या, अनुवांशिकता का आकार यानी आकार अनुवांशिकता, ठीक है ना। यानी अनुवांशिकता का आकार कैसे होता है, तो अनुवांशिकता का आकार दो तरह से पाया जाता है, एक लैंगिक में एक अलैंगिक में, ठीक है ना। अब किसमें किसमें क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है, अधिक विभिन्नता होता है, और अलैंगिक क्या होता है, अधिक विभिन्नता नहीं होता है। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे एक यहाँ पे अनुवांशिक हुआ है, ठीक है। अनुवांशिक अनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि एक गुण दूसरे गुण में आता है। जैसे लोग बोलता है कि कोई दादा की तरह दिखता है, कोई माता की तरह दिखता है, तो इसका होता है, ये होता है अनुवांशिकता का कारण। अनुवांशिकता का मेन कारण क्या होता है, डीएनए। डीएनए कारण क्या होता है, ये अनुवांशिकता होता है। मतलब कोई किसी को पहचान लेता है, किसी को खानदान से कि ये इसका लड़का है, ये इसका बेटा है, या इसकी बेटी है, तो क्यों, उसमें अनुवांशिकता होता है, ठीक है ना। अनुवांशिकता के कारण क्या होता है, इंसान एक दूसरे की तरह दिखाई दे देता है, ठीक है। थोड़ा सा भिन्न भिन्न होता है लेकिन कुछ चेहरा वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का अनुवांशिकता होता है, इसका मेन कारण हम लोग के डीएनए होता है। जैसे हम लोग का अलैंगिक जन्म अनुवांशिक होता है, तो जनन यहाँ पर संतति, मतलब जनन हुआ और यहाँ पर संतति हुआ, तो क्या होता है, एक ही जीव में होता है, ठीक है ना। तो अलैंगिक जन्म में क्या होता है, हम लोग के एक ही जीव, ठीक है ना, अपना संतति को उत्पन्न कर देता है। तो इसमें यह प्रक्रिया का हम लोग के क्लोन कहलाता है, ठीक है ना। यह प्रक्रिया हम लोग के क्लोन, मतलब कि जो एक ही जीव है, ठीक है ना, यानी अलैंगिक जनन कर रहा है, तो उसका आनुवांशिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। आनुवांशिकता मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरह दिखाई देना। देखना एक माता पिता के बच्चे दो अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा विभिन्नता पाया जाता है, इसलिए चूंकि उसमें दो जीव में होते हैं, ठीक है ना। वही हम लोग को जो एक जैसे हाइड्रा अमीबा हो गया, इग्लिना हो गया, इस सब में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो इसका जो बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, ये क्या होता है, हूबहू दिखाई देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा भिन्न होता है, चूंकि एक ही जीव क्या करते हैं, अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम लोग का मनुष्य में जो होता है, ये क्या करता है, दो जीव मिलकर एक संतति को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग हो गए, यहाँ पे तो अनुवांशिक हुआ, यहाँ पे तक हुआ जनन और संतति, ठीक। जनन के बाद संतति देखा होता है, एक ही जीव में होता है। यह प्रक्रिया क्या होता है, हम लोग के क्लोन कहलाता है, या अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें कम विभिन्नता होता है, ठीक है ना। यानी अलैंगिक जनन में कम विभिन्नता होता है, और अलैंगिक जनन करने वाला जीव एक ही जीव का होता है, अपने संतति को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। और अलैंगिक जन्म में क्या होता है, विभिन्नताएं कम पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन था, ये लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक संतान को उत्पन्न करता है। तो इसमें दो जीव की जो आवश्यकता होती है, एक नर एक मादा, और दोनों के युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। नर युग्मक का मतलब ये होता है शुक्राणु जो हो गया, और मादा युग्मक ये होता है कि अंडाणु जो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर नर युग्मक मादा संतान होता है इसमें। तो इसका होता है अलैंगिक जनन में अधिक विभिन्नता होती है, जिसमें दो जीव मिलकर नए संतति को उत्पन्न करते हैं, उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन, उसमें क्या होता है, विभिन्नताएं अधिक पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टॉपिक याद रखना कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती है, और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर लैंगिक में दो जीव मिलकर अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। इसके कारण क्या होता है, अधिक विभिन्नता है लैंगिक में होता है, कम विभिन्नता है अलैंगिक में होता है। क्लियर है यहाँ पे। ये नेक्स्ट हम क्या होता है, विभिन्नता है, ठीक है ना, वेरिएशन। ये क्या होता है, एक ही माता पिता के दो संतान अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर बातें होते हैं, ठीक है ना। आदमी देखता भी है गांव समाज में। लैंगिक जनन में अधिक विभिन्नताएं होता है, क्योंकि दो जीव होते हैं, ये बताया है, ठीक है, दो जीव होते हैं, इसलिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन में कम विभिन्नताएं होती है, इसमें क्या होता है, एक ही जीव होता है, यानी एक ही जीव अपने संतति को उत्पन्न कर लेता है, इसीलिए अलैंगिक में क्या होता है, कम विभिन्नताएं होती है। लैंगिक में दो जीव होते हैं, इसलिए क्या होता है, ज्यादा विभिन्नता होती है। क्लियर यहाँ पे।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का शारीरिक कोशिका विभिन्नता और या प्रजनन कोशिका विभिन्नता में क्या अंतर है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे यह शरीर कोशिका में आता है, यानी ये शरीर के निर्माण करने में होता है, ठीक है। शारीरिक कोशिका का काम क्या है, ये शरीर को निर्माण करने में आता है, ठीक है ना। और जनन कोशिका में क्या होता है, ये जनन में काम आता है, ठीक है ना। जनन करने में ये काम आता है और ये शरीर के निर्माण में काम आता है। और ये जनन करते समय ये कोशिका का कार्य होता है, ठीक है ना, ये उस समय कार्य करता है, ठीक है ना। यानी ये शरीर के निर्माण करता है और ये जनन प्रक्रिया को बढ़ाता है, जनन प्रक्रिया के में ये मदद करता है। क्लियर। यहाँ पे कौन सा हम लोग कोशिका विभिन्नता, ठीक है ना। यानी ये जो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई का होता है शरीर से भी अलग अलग होता है। तो अगर एक ही माता पिता का दो लड़के शरीर से अलग अलग है तो उसमें कौन सा हम लोग है, शारीरिक विभिन्नता है, ठीक है ना। जनन के विभिन्नता क्या है कि दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, तो क्या गया हम लोग के वो जनन कोशिका में आता है, ठीक है ना। यानी अलग अलग दिखाई देना जनन कोशिका, और अलग अलग होना, कोई मोटा कोई पतला होना, तो कोई मोटा हो गया कोई पतला हो गया, वो क्या हो गया, शारीरिक यह हो गया, शारीरिक कोशिका में आता है। और जनन का मतलब क्या हो गया कि कोई माता बचला जाता है कोई पिता बचला जाता है, तो क्या हो गया हम लोग के वो जनन कोशिका में आ गया। समझ में आ गया जनन कोशिका विभिन्नता। और यहाँ पर शारीरिक कोशिका विभिन्नता, शारीरिक मतलब शरीर से, जनन मतलब कि दिखाई देना। जैसे यहाँ पे बताइए दिए कि शारीरिक मतलब मोटा पतला हो जाना, तो कोई लड़का मोटा कोई पतला होता है, वो किसी कारण होता है, शारीरिक। और यहाँ पे अजनन का मतलब क्या होता है कि कोई माता की तरह दिखाई देता है कोई पिता की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। किसमें माता का होता है गुण, किसमें पिता का, तो क्या होता है हम लोग का जनन कोशिका में आता है। क्लियर। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ पर शारीरिक और यहाँ पर जनन। नेक्स्ट यहाँ पर ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, शारीरिक कोशिका जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे बाप मोटे हैं तो जरूर नहीं है कि लड़का मोटा हो सकता है, पतला भी हो सकता है, या माँ मोटी है चाहे जरूर नहीं कि लड़की मोटी ही होगी, वो पतली भी हो सकती है। ठीक क्या होता है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, मोटा होता है तो पतला भी हो सकता है, पतला है तो मोटा भी हो सकता है, या कभी कभी सेम भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। लेकिन ये अगली पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। ये अगली पीढ़ी में जाता है, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर लड़का या लड़की होगा तो वो या माता या पिता के शकल पे जाएगा या दादाजी के शकल पे जाता है। तो ये क्या होता है, एक पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, ठीक है। ये अगली पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है ना। यानी चेहरा कुछ ना कुछ मिल जाता है, माता की तरह मिले या पिता की तरह मिले, लेकिन बच्चे का चेहरा मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अगले पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे ये जय विकास में सहायक नहीं होता है, ठीक है ना। ये विकास करने में कोई सहायक नहीं होता है, ये जय विकास में सहायक होता है, ठीक है ना। समझ में आया। यानी जय विकास में क्या होता है, ये सहायक नहीं होता है, वो सहायक हो जाता है, ठीक है ना। जय विकास का मतलब वो शरीर की बनावट में, ठीक है ना। तो ये कहाँ से ये विकास नहीं होता है, लेकिन ये विकास करने में सहायता करता है। क्लियर है। यहाँ पे यह अपार्जित लक्षण कहा जाता है, यह लक्षण क्या होता है हम लोग का अपार्जित लक्षण, ये हम लोग का अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। अनुवांशिक मतलब बताइए कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, अनुवांशिक लक्षण है, ये अपार्जित लक्षण है, ठीक है ना। ये जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं, मतलब देह वगैरह है तो कब बनता है, जन्म के बाद नहीं बनता है, मोटा बनेगा कि पतला बनेगा कि बावना बनेगा, कब होगा, ये जन्म के बाद होता है रिसर्च का। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन ये जो है हम लोग के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा, ठीक है ना। यानी पहले हम लोग का बाप है तो बेटा होगा, बेटा होगा तो उसके बाद से पोता होगा, ये हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है जन्म के बाद ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है ना। मोटा पतला जो होता है शारीरिक बनावट का होता है जन्म के बाद होता है, लेकिन ये जन्म जन्म जो होता है जन्म वाला यहाँ पे शारीरिक जो का होता है जन्म के बाद होता है, और जन्म वाला जो का होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो ये हम लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग का हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता क्या होता है। तो आनुवंशिकता का अध्ययन कहाँ करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। यानी आनुवंशिकता का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसका हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवंशिक का पिता कौन है, ग्रेंगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे मेंडल नहीं किया, इसका नाम कोई कोई आता है ग्रेंगर जॉन मेंडल, तो भी सही है, या मेंडल भी सही है, ठीक है। क्लियर, इसको याद रखना। आनुवंशिक का मुख्य कारण क्या होता है, डीएनए। डीएनए होता है, ठीक है ना। डीएनए कारण ही आनुवंशिक होता है, ठीक है ना। यह आनुवंशिकता होता है, यह विभिन्नता होता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है हम लोग का डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होता है हम लोग का जीन होता है, ठीक है ना। जीन में किससे बनता है हम लोग का, डीएनए क्रोमेटिन धागे से बनते हैं, क्रोमेटिन धागे से बनता है, उसके अंदर क्या होता है जीन होता है, उस सब उसको क्या बोलता है हम लोग, डीएनए बोलते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है हम लोग का, डीएनए होता है आनुवंशिक के मुख्य कारण, ठीक है ना। या विभिन्नता का याद रखना, ठीक है। मेंडल का पहला प्रयोग मोटर के पौधा पर हुआ था, यानी मेंडल एग्जाम में मेंडल ने सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो मोटर के पौधा पर किया था। क्यों, क्योंकि मोटर के पौधे में जो होता है हम लोग का लक्षण बहुत जल्दी ही दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्या था,
मोटर के पौधे में क्या होता है, स्वपरागण परपरागण दोनों होता है। स्वपरागण के मतलब बता दिए हैं, परपरागण के मतलब बता दिए। स्वपरागण मतलब होता है कि एक ही पौधा से अगर परागण हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा स्वपरागण। अगर दूसरे पौधे से परागण हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपरागण। ये पीछे हमने पढ़ा दिया, ठीक है ना। तब मोटर के पौधे में क्या होता है, स्वपरागण परपरागण दोनों होता है, ठीक है ना। मोटर के पौधे में क्या होता है, लक्षण जल्दी दिखाई देता है, ठीक है ना। मंडल में अपना प्रयोग मोटर के पौधा पर क्यों किए थे, क्योंकि इनका लक्षण बहुत जल्दी दिखाई देता है मोटर के पौधा पर, ठीक है। आज देखना है फर्स्ट यहाँ पर कौन कौन सा प्रभावी है। अप्रभावी है, पृथ्वीकरण यहाँ पे है, और यहाँ पर स्वतंत्र अपयूहन का नियम है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पढ़ेंगे प्रभावी और अप्रभावी, दो गो नियम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रभावी तथा अप्रभावी गुण में क्या होता है कि प्रभावी गुण क्या होता है, लंबे पौधे को दर्शाता है, ठीक है ना। तो लंबे पौधे क्या करते हैं हम लोग, बड़ा टी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा टी के कौन दर्शाता है, यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट नियम, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रभावी का नियम। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। सेकंड जो अप्रभावी नियम होता है जो मेंडल का, वो क्या करता है हम लोग के बौने पौधे का हम लोग को दर्शाता है। तो बौने पौधे का छोटा टी से दर्शाते हैं, ठीक है। छोटा टी से क्या होता है, बौने पौधे को दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पे प्रभावी गुण का होता है, लंबे पौधे को दर्शाता है बड़ा टी, और अप्रभावी गुण का होता है बौने पौधे को दर्शाता है छोटा टी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे कि प्रभावित लक्षण तथा अप्रभावित गुण कहो या लक्षण कहो, दोनों का होता है एक दूसरे के पूरक होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है ना। अगर प्रभावी नहीं रहेगा तो अप्रभावी नहीं रह सकता है, प्रभावी रहेगा तो अप्रभावी रहेगा, यानी एक दूसरे के पूरक होता है, एक के बिना एक नहीं, ठीक है ना। इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, इसका मतलब होता है एक दूसरे के पूरक, की एक के बगैर एक का काम नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पे शुद्ध लंबा पौधा का क्या होता है हम लोग डबल टी होता है गुना, यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा का होता है डबल छोटा टी होता है, ठीक है ना। दोनों अगर यहाँ पे गुना होता है यानी दोनों का क्रॉस होता है यहाँ पे, तो क्या होता है हम लोग के यहाँ पे अशुद्ध बनता है। अशुद्ध हम लोग के यहाँ पे पौधा बनता है जो कि छोटा टी और बड़ा टी होता है, यानी बड़ा और ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ ये गुना होगा तो क्या हम लोग का बड़ा टी छोटा टी हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी हो जाएगा, बड़ा टी छोटा टी होगा, ये संकलन होगा तो यानी यहाँ पे ये पिणिवन में, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर बड़ा टी छोटा टी, ये संग्रहण का हुआ तो हो गया यहाँ पे फोन में क्या हो गया, छोटा टी बड़ा टी, यानी यहाँ पे क्या हो गया, अशुद्ध लंबा पौधा बन गया। क्या बन गया हम लोग का, अशुद्ध लंबा पौधा। इसे याद रखना कौन सी हम लोग का, अशुद्ध लंबा पौधा, यानी शुद्ध लंबा पौधा और अशुद्ध लंबा पौधा, अशुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध और शुद्ध लंबा पौधा, और यहाँ पर बावना पौधा, ये दोनों जब अगर संकरण करेगा दोनों यहाँ पे, ठीक है ना, पिणियन में क्या बनेगा हम लोग का, अशुद्ध लंबा पौधा बन जाएगा। यानी क्या करेगा यहाँ पे प्रभावी लक्षण अप्रभावी पे क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, यानी प्रभाव डाल देगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के लंबा शुद्ध पौधा बन जाएगा इस, ठीक है ना, ये पौधा बन जाएगा हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पर अशुद्ध लंबा, यहाँ पे एक संकरण क्रॉस में एक जोड़ा ही होता है, इसे याद रखना, ये अशुद्ध लंबा पौधा बन गया, ठीक है ना। याद रखना अशुद्ध लंबे पौधा होता है, ठीक है। इसी को याद करना, प्रभावी का नियम क्या होता है, एक युग में पाए जाते हैं यदि कारण वे दोनों सदस्य असमान है, असमान यहाँ पे है ये और ये हो रहा है, दोनों असमान है ना, यहाँ पर टी है तो क्या है, यहाँ पर असमान है, यहाँ पर समान तो है ना, इसलिए अशुद्ध लंबा पौधा बन जाता है। हो तो यहाँ पे इसमें एक कारण दूसरे कारण पर क्या होता है, प्रभावी हो जाता है, यानी यहाँ पर जो लंबा वाला है किस पे बौना पे क्या हो गया, प्रभावित हो गया है। प्रभावी के कारण अप्रभावी कार्य कारण गुण का होता है, दबा देता है, यानी प्रभावी का होता है, अप्रभावी कारण का होता है, दबा देता है। यानी यहाँ पर जो लंबा पौधा है ये क्या होता है, बौने पौधा को दबा देता है, ठीक है, दबा देता है, अर्थात उसे प्रकट नहीं होने देता है, ठीक है ना। कारण वह स्वयं गुण को प्रदर्शित करता है, कारण का मतलब जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी पे क्या होता है, अप्रभावी को दबा देता है, इसे कारण क्या होता है वो अपना लक्षण नहीं देता है, यानी अपने गुण को नहीं दर्शा पाता है। प्रभावी कारण टी अप्रभावी कारण छोटा टी को प्रकट होने नहीं देता है, मतलब कि बड़ा टी है, यानी प्रभावी जो हम लोग का लक्षण है क्या होता है, अप्रभावी को नहीं प्रदर्शित होने देता है, ठीक है ना, नहीं प्रकट होने देता है, ठीक है ना, नहीं प्रकट होने देता है। तो यहाँ क्या होता है, टी कारण युग्म होने पर पौधा अशुद्ध लंबा बन जाता है, यानी डबल टी का हो गया, एक बड़ा टी एक छोटा टी का क्या चीज को दर्शाता है कि जो पौधा है वो लंबा है लेकिन अशुद्ध पौधा है। इसलिए याद करना है कि F1 पीढ़ी में, ठीक है, जब क्रॉस होता है तो क्या होता है हम लोग के अशुद्ध लंबा पौधा ही बनता है। ये हम लोग को याद रखना कि पीढ़ी 1 में अगर हम लोग के क्रॉस होगा, ठीक है ना, तो एक संकर क्रॉस होता है, इसमें क्या होता है कि अशुद्ध लंबा पौधा ही बनता है। क्लियर, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग के आगे यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रेशन, मतलब या पृथक्करण के नियम। तो इसमें क्या होता है F1 से F2, यानी पीढ़ी 1 से पीढ़ी 2 में, इसमें कैसा होगा हम लोग का संकरण। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये क्या हम लोग का लंबा अशुद्ध पौधा है, ये भी लंबा अशुद्ध पौधा है, ये दोनों अगर हम लोग कंप्रोमाइज होगा, यहाँ पे दोनों क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का डबल टी हो जाएगा। तो डबल टी का मतलब क्या होता है, शुद्ध लंबा पौधा बन गया। फिर हम लोग का ये गुना होगा हम लोग का टी का हो गया हम लोग के
ये हम लोग का अशुद्ध लंबा पौधा, ठीक है ना। फिर ये हम लोग गुना गुना होगा तो क्या होगा, टी अशुद्ध लंबा पौधा, ये क्या हम लोग के, ये हम लोग हो जाएगा शुद्ध बौना पौधा, ठीक है ना। क्या हम लोग का शुद्ध बौना पौधा, डबल टी मतलब क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा, जो कि यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि टी, तो टी की संख्या एक यहाँ पर है, यानी यहाँ पर शुद्ध लंबा कितना एक है यहाँ पे, और यहाँ पे टी और टी यानी छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी का हम लोग का अशुद्ध लंबा पौधा हो गया है, जो कि संख्या कितना है, दो है, चूंकि यहाँ पर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे छोटा और बड़ा तो दो यहाँ पे है। फिर थर्ड यहाँ पे हम लोग का टी और टी यानी इसको हुआ है यहाँ पे, तो थर्ड में क्या हो गया हम लोग के यहाँ पे डबल टी यानी शुद्ध बौना पौधा हो गया है, जो कि इसका यहाँ पर संख्या कितना है, यहाँ पे एक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जो पूरा है, पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 1:2:1, ठीक है ना। याद रखना कि जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 1:2:1, ठीक है ना। और ये दो है यहाँ पे, यानी शुद्ध लंबा पौधा यहाँ पे और अशुद्ध लंबा पौधा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग का फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 3:1, फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है, 3:1। इसको हम लोग याद रखना, ठीक है, याद करने लायक है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। कुछ नियम है जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि युग्मों के बनने के समय के, ठीक है ना, कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित अथवा पृथक्करण हो जाते हैं, यानी ये मिल जाते हैं एक दूसरे में, क्या होता है, एक दूसरे के पूरक है, क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है ना, मिल जाते हैं। तो दो में से एक के कारण प्राप्त होता है, यानी किसी दो में से एक ही कारण प्राप्त होगा, या तो शुद्ध लंबा पौधा या तो अशुद्ध लंबा पौधा, कोई एक ही प्राप्त हो सकता है, या तो ये प्राप्त होगा नहीं तो ये वाला प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना, होता है। इसे ही विसंयोजन का नियम कहता है, इसे विसंयोजन का नियम बोलिए या पृथक्करण का नियम बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये नियम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं या विसंयोजन नियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है कि प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक युग में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अथवा शुद्धतम अवस्था में होता है, यानी जो पहुंचता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर अशुद्ध अवस्था में होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये क्या होता है हम लोग का यहाँ जब है तो ये शुद्धतम अवस्था में है, ठीक है ना। लेकिन ये पहुंचेगा तो क्या होगा हम लोग के, कभी पहुंचा है तो शुद्धतम अवस्था में, यानी डबल टी ही पहुंचेगा या डबल छोटा टी। बड़ा टी होगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा, और छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के शुद्ध बौना पौधा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुद्धतम अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अतः इसे ही युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं, यानी युग्मक की शुद्धता का नियम क्या कहते हैं, तो बोलना है इस युग्मक की शुद्धता नियम में ये होता है कि या तो हम लोग के शुद्ध लंबा पौधा होगा, नहीं तो यहाँ पे शुद्ध बौना पौधा हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। तो ये हम लोग के आज यहाँ पे हम लोग हो गया, सिर्फ ये पढ़ना था हम लोग के दो नियम, प्रभावी और अप्रभावी। ये फर्स्ट हो गया। एक यहाँ पृथक्करण का नियम में क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो गोल व पीले यहाँ पे रंग के पौधा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक झुरीदार पौधा रहेगा, झुरीदार और हरा पौधा रहेगा, ठीक है। और दोनों में संकरण होगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा हम लोग के आर और वाई वो छोटा वाई, ठीक है ना। ये कौन सा हम लोग के, ये हो गया हम लोग के फर्स्ट पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी, ठीक है ना। तो गोल व हरे और गोल व पीले रंग का क्या होता है पौधे का, डबल आर बड़ा डबल वाई बड़ा, और झुरीदार व हरे का डबल आर छोटा डबल वाई छोटा, ठीक है ना। इसको याद रखना। ये पीढ़ियों हो गया, इसमें द्वि संकरण होता है, ठीक है ना। इस पीढ़ी में द्वि संकरण द्वारा होता है, यानी द्वि संकरण क्रॉस द्वारा होता है। इसमें कितना दो जोड़ी लक्षण पाया जाता है, कितना जोड़ी लक्षण, इसमें दो जोड़ी लक्षण पाया जाता है, ठीक है ना। डबल आ रहा है यहाँ पे है, तो यहाँ पर डबल आ रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक छोटा वाई है एक बड़ा वाई, तो यहाँ पर छोटा वाई और बड़ा वाई, ठीक है ना। वैसे हम लोग इससे इसमें गुना हुआ है, इससे इसमें गुना हुआ है, मतलब ये वाला से इसमें गुना, फिर इससे फिर इसमें ये गुना हुआ है, यहाँ पे ये संकरण हो गया है। जैसे ये इसमें इससे गुना हुआ है, तो हम लोग का जाएगा यहाँ बड़ा आर और यहाँ बड़ा वाई, जो कि यहाँ पर है एक छोटा आर एक छोटा वाई यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग ये गुना हो गया, संकरण हुआ है। अब यहाँ पर आर वाई वो पीले बीच कितना 9 गो है यहाँ पे, तो कौन कौन सा 9 गो है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना। एक वाला ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा आर बड़ा वाई, तो एक यहाँ पे कौन सा हम लोग के ये हो गया हम लोग के, और यहाँ पे बड़ा आर बड़ा वाई, यहाँ पे कौन सा हम लोग का ये हो गया, और यहाँ बड़ा आर बड़ा वाई ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग के बड़ा आर और बड़ा वाई कौन सा हम लोग के ये वाला हो गया। एक यहाँ पर हम लोग के बस इतना ही हो गया कि नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 गो ये आ गया। फिर यहाँ पर आर वाई ये हम लोग का 3 गो है, यानी बड़ा आर छोटा वाई, तब बड़ा आर यहाँ पे इसमें किसमें यहाँ बड़ा आर छोटा वाई, इसमें एक यहाँ पर मिल गया हम लोग के, और यहाँ पर एक यहाँ पर हम लोग का बड़ा आर, यहाँ पे एक 2 गो यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर 3 गो, 3 यहाँ पर मिल गया। फिर यहाँ पर छोटा आर यहाँ पर बड़ा वाई, तो छोटा आर यहाँ बड़ा वाई, एक यहाँ पर छोटा आर बड़ा वाई, किसी को यहाँ पे छोटा आर और बड़ा वाई, एक यहाँ पर छोटा आर बड़ा वाई 2 गो, एक यहाँ पर छोटा आर यहाँ बड़ा वाई 3 गो यहाँ पे मिल गया। फिर झुरीदार भी हम लोग का हो गया, छोटा आर
यहाँ पे अब बड़ा वाई मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ बड़ा आर छोटा वाई ये भी इसमें 3 गो है, और यहाँ पे छोटा आर बड़ा वाई ये भी यहाँ पर यहाँ पे कितना है, 1 गो है। यानी छोटा आर और छोटा वाई कहाँ है, यहाँ पे ये है, ठीक है ना, यही एक यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया। यानी हम लोग के यहाँ पीले रंग के बीच बीच में कितना 9 गो है, ठीक है। या गोल और हर रंग के बीच कितना, इतना इसमें 3 गो है, और झुरीदार और पीले रंग कितना इसमें 3 गो है, और यहाँ पर झुरीदार और हरे रंग के बीच कितना यहाँ पे 3 गो है, जो कि ये संकलन हुआ है, जो कि ये बता दिए कि गुना किससे इससे इसमें गुना हुआ है, ये वाला इसमें गुना हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसमें गुना हो गया, हम लोग का संकलन हो गया, ठीक है। अब देंगे यहाँ पर पीले रंग का सब यहाँ नंबर बता दिए। इसका फिनोटाइप कितना होता है, 9:3:3:3:1, ठीक है। याद रखना, इसको फिनोटाइप कितना होता है, 9:3:3:3:1 होता है इसका फिनोटाइप, ठीक है। ये कैसा बना है, ये गुना करके बना है, ठीक है ना। और इसमें जो आर वाई है, इसमें सब संख्या इसमें है, जो कि बता दिए, ठीक है। अब देख रहेंगे कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे हम लोग को क्या निष्कर्ष निकल जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग के यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्वितीय पीढ़ी में यानी दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्वतंत्र रूप पृथक्करण होने के बाद प्रत्येक जोड़ी के विप्यासी, ठीक है ना, विप्यासी लक्षण दूसरे जोड़ी के विप्यासी लक्षण के स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। यहाँ ये पूरा खुल के व्यवहार करते हैं, इस कारण इस स्वतंत्र अपवहन का नियम करते हैं। स्वतंत्र व्यवहार करने के नियम का कहते हैं, अपवहन का नियम कहते हैं। इससे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है ना। यानी किससे स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। जीन वो कारण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, यानी जाते रहता है। अब यहाँ पर लिंग निर्धारण में क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, सबको मालूम है। 22 जोड़ी का होता है ऑटोसोम होता है, जो कि शरीर के निर्माण में काम करता है। और नर और मादा में क्या होता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम सेम होता है, ठीक है ना। ऑटोसोम का होता है शरीर के निर्माण करता है। 23वां जोड़ी जो का होता है लिंग का निर्धारण करता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसमें नर का मतलब एक्स वाई, मादा में क्या होता है एक्स होता है, ठीक है ना। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। और जब युग्मनज बनता है तब भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद ही बीज बनता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब यह जैव विकास का होता है, जीवधारियों की रचना और व्यवहार के होने वाले, ठीक है ना, मंद अनुक्रमणीय और लगातार परिवर्तन वह जटिल प्रक्रम है जो लाखों वर्षों तक चलता है और जैव विकास कहलाता है। जैव विकास का मतलब लाखों वर्ष चलते रहता है। जैसे हम लोग में जैसे मानते हैं यहाँ पर दादा से गया बेटा, पर बेटा से गया पोता, पर पोता पर गया पर पोता, पर सब का होता है हम लोग के लाखों वर्ष तक चलता रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विकास बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे, फायदा वो पढ़ना है, ठीक है। सही, यहाँ पर आ जाएगा पढ़ना है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद की विशेषताएं क्या है और लेमार्कवाद किसे कहते हैं, यह हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले देंगे यहाँ पर लेमार्कवाद। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेमार्क ने सन 1819 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी है, मतलब विकास के बारे में व्याख्या दिया है। कौन है यहाँ पर, लेमार्क जी ने। जिसे ही क्या कहते हैं, लेमार्कवाद कहते हैं, ठीक है। तो लेमार्कवाद क्या होता है कि एक फ्रांस के साइंटिस्ट लेमार्कवाद जिन्होंने विकास के बारे में बताए हैं, उसी का बोलते हैं हम लोग लेमार्कवाद कहते हैं। क्लियर, यहाँ पर सिंपल चीज। लेमार्कवाद की विशेषताएं क्या है, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ये बताया है, ठीक है ना। अनुकूलित की प्रकृति, ठीक है ना, अनुकूल की प्रकृति, ठीक है ना, ये इनका विशेषताएं बताया है। यहाँ पे अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग ये बताया है। उपार्जित अंगों की वंशागति, ठीक है ना। ये कौन हम लोग के लेमार्कवाद जी बताया है। लेमार्क के उदाहरण तथा प्रयोग जिराफ की गर्दन में यानी जिराफ का गर्दन से इसका रिलेटेड इनका है, ठीक है ना। जिराफ के अनुसार लेमार्क के अनुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाला तथा छोटी कद के पूर्वजों से हुआ है। मतलब कि जिराफ का कब हुआ है, यानी जब पहले के लोग थे, ठीक है ना, वो कैसा थे, वो हम लोग के इस तरह थे, ठीक है ना, ऐसा थे। धीरे धीरे सोच होते 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 का अब हम लोग के ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो पहले के इंसान कैसे थे, ये जो ईसाई पहले के इंसान थे, ठीक है ना, इसी तरह वो थे। धीरे धीरे ऐसा निहुल को चल रहे थे, उसके बाद सोच होते होते क्या हो गया, पूरा तरह से हम लोग के सो गए, ठीक है ना। तो ये हम लोग का छोटे कद के पूर्वजों से हुआ है, ठीक है ना। यानी पहले के पूर्वज का छोटे थे, ठीक है ना, जो कि मतलब कि मंकी की तरह थे, ठीक है ना, यानी दोनों हाथ और गोड़ से चलते थे। क्लियर है। यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया डेवलप हुआ वैसे क्या हो गया, वो लोग पूरा हम लोग सो गए, ठीक है, पूरे से हुआ है। देखो, अफ्रीका में घने जंगलों में रहते थे और जमीन उगी घास फूस खाते थे। यानी वो लोग कहाँ रहते थे, तो अफ्रीका के घने जंगल में, जहाँ जंगल रहता था वहाँ जंगल में। आज भी जंगल में लोग रहते थे, लेकिन पहले कहाँ लोग रहते थे, जंगल में, ठीक है ना, और घास फूस खाते थे। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जलवायु के शुष्क होने पर मैदान के घास फूस
सूखने लगी, ठीक है ना, यानी ऐसे जलवायु खत्म हो गया तो क्या हो गया, घास फूस सूखने लगा, घाम वगैरह उगने लगा तो क्या हो गया, घास फूस सूखने लगा, ठीक है ना। अब उन्हें पेट भरने के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां पर निर्भर होना पड़ता था। पत्तियां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने टांगों के ऊपर उचक कर यानी कूद कर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ता था। मतलब ये हुआ कि जब घास फूस सूख गया तो क्या होगा, पेड़ पौधे के पत्ते खाने लगे तो क्या हो गया, चल रहे थे इस तरह कूद कूद के उचक उचक के क्या करने लगे, पहुंचने लगे, पेड़ पौधा के पत्तियां तोड़ने लगे, ठीक है ना। वही यहाँ पे है। अतः गर्दन अगली टांगों के अधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ती रही। मतलब इस तरह खड़ा होते 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 क्या हो गया, तो वो लोग पूरा खड़ा हो गए। यहाँ पे पिक्चर है, ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि पहला मनुष्य कैसा था, मंग की तरह था, फिर थोड़ा खड़ा होते 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 पूरा खड़ा हो गया। वैसे यहाँ पे धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, वो लोग के मतलब कि पूरा लंबाई बढ़ गया, ठीक है ना। आजकल के मरुस्थल में लंबी गर्दन और लंबी टांगे वाला जिराफ इन्हीं परिवर्तनों का फल है। यानी जो हम लोग के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है ना, जिराफ, वो किसका, हम लोग के पूर्वजों का ही फल है, ठीक है ना, उन्हीं का ही फल वो है, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पे। तो हम लोग का हो गया, हम लोग के पूर्वजों का फल है, हम लोग के लैंडमार्कवाद ये सब बताए हैं, ठीक है ना। ऐसा एक सब का होता है। इसी प्रकार के लैंडमार्क ने टांगे अंगों के निरुपयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनके अनुसार सर्प में टांगों का विलोपतारण के प्रभाव के कारण है। मतलब कि जैसे सर्प में क्या होता है, टांग नहीं होता है, वो क्या करता है, रेंगता है, ठीक है ना। सर्प क्या करता है, रेंगता है, सांप वो रेंगता है, वो टांग नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या हम लोग के लैंडमार्क के उदाहरण दिए, सांप के उदाहरण पर बताए हैं, ठीक है। सांप के लंबी शरीर के झाड़ियों में रेंग कर चलने तथा बिलों के अंदर घुसने में टांगों बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी रेंगने में और बिल में घुसने का होता है, टांग उस लोग का क्या करते हैं, हम लोग का बाधा डालते हैं, इसलिए टांग उसमें रहता ही नहीं है, इसलिए वो रेंगता है, ठीक है। टांग रहता तो क्या बाधा डालते घुसने में, ठीक है ना, या झाड़ियों में चलने में क्या उसका बाधा डालते, मतलब कि दिक्कत करती। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है टांग, तो आसानी से घुस जाता है लोग, आसानी से बिल में चल जाता है लोग, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे अब यहाँ पर हम लोग फोर्स जीवाश्म, तो जीवाश्म में एक होता है जीवाश्म ईंधन, एक जीवाश्म। जीवाश्म में क्या होता है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष से जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब कि जो जीव कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े जंगल का धस जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, जीव जंतु सब नीचे झड़ जाते हैं, तो क्या होता है, वही जब सड़ते गलते हैं तो क्या होता है, जीवाश्म बन जाता है। यानी उससे जो ईंधन प्राप्त होता है, जीवों से जो ईंधन प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है ना। इनसे ऐसे डीजल पेट्रोल ये सब कहाँ से आता है, ये सब जीवाश्म से ही आता है। कोयला वाला कहाँ आता है, ये सब जीवाश्म से आता है। मतलब पेड़ पौधा धसता है तो क्या कोयला वगैरह बनता है, ठीक है ना, और जो जानवर धसता है तो क्या तेल वगैरह बनता है, ठीक है ना। उसी का चर्बी से तेल जो है हम लोग के जमीन से निकलता है, क्लियर। यहाँ पे ताज और उसका आलोचना कौन कौन की है, क्या क्या उसका आलोचना हुआ है और क्या क्या बोले हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर लैंडमार्क की कमियां और आलोचना क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे सन 1809 में लैंडमार्क के प्रकाश के आने के बाद, यानी उनका कोई बुक जो है किताब प्रकाशित हुआ, ठीक है, आने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनके लिए मार्क की काफी आघात पहुंचा। मतलब कि इन्होंने का जो एक बुक था, वो बुक हम लोग का लॉन्च हुआ 1819 में, जिसमें क्या हुआ, जो अलग अलग डिफरेंट के साइंटिस्ट है का के इनको बहुत ज्यादा उसमें गलती बता दी, जिसका हुआ इन पर बहुत आघात पहुंचा, इनको तकलीफ पहुंचा, किनको, यहाँ पे लैंडमार्क को, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट आप निरंतर अपनी पहलवानों की पेशियां, ठीक है ना, सुविकसित हो जाता है। मतलब पहलवान जो है निरंतर का होता है, उसका जो पेशा होता है वो दिन पर दिन का होता है, खत्म ही होता है, ठीक है ना। लेकिन पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि पहलवान लड़का पहलवान ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन हम लोग के लैंडमार्क नहीं बताए थे, ठीक है ना। अंधे माता पिता का लड़का अंधा नहीं हो सकता है, वो आंख वाला हो सकता है, ठीक है ना। ये भी क्या बताए थे, लैंडमार्क जी बताए थे, ठीक है। उनका ये कुछ कहना था, उसका कुछ यहाँ पर कमियां और यहाँ पर आलोचना है, ठीक है ना। शुद्ध, यदि युद्ध में किसी सैनिक का कोई युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध में किसी सैनिक का कोई अंग नष्ट हो जाए तो वह संतान में अपनी संतानों के इस पूर्ण रूप से क्यों नहीं बन जाता है। मतलब कि किसी इंसान का कोई दिक्कत है तो उसका संतान में नहीं हो पाता है, उसका संतान का होता है सही हो जाता है, ठीक है ना। ये भी लैंडमार्क का ही कहा नाम है, ठीक है। या चीन के बालकों को बचपन से ही लोहे के जूते पहनकर पैर छोटे रखे जाते हैं। यानी क्या होता है, चीन का बच्चा सबको छोटे में ही चिका लोहा का जूता पहना जाता है, क्यों, क्योंकि उन लोग का पैर जो है छोटे है, ठीक है ना, छोटे हो जाए रखे जाते हैं। किंतु सर्दियों के बाद भी चीनी बालकों के पैर के जन्म के समय
सामान्य बच्चों के पैर जैसे ही होते हैं, यानी इनको का सर्दी में भी क्या होता है, सामान्य बच्चे की पैर जैसे होता है, यानी इसको शुरू से ही क्या होता है, लोहे का जूता पहनाया जाता है, पहना दिया जाता है, चाहे क्या होता है, पैर जो होता है हम लोग को छोटा होता है, ठीक है ना, कंफर्टेबल होता है, ठीक है ना। ये चीनी लड़कों में ये एक रूल होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग के यहाँ भारत में बालिकाओं के कान और नाक छेदने की प्रथा बहुत ही पुरानी है, ठीक है ना। यानी ये जो हम लोग के जन्म से ही पहना दिया जाता है जूते वाला, ठीक है ना, जूते का हम लोग का लोहे का जूता चाइना वाला में, ठीक है ना, चाइनीज लोग में वो अपने बालों का करते हैं बचपन से ही पहना देते हैं। लेकिन हम लोग के भारत में भी एक प्रथा है जो कान नाक छेदने का बालिकाओं को लिंका होता है, जन्म के समय नहीं छेदा जाता है, ठीक है ना, वही होता है यहाँ पे। छेदने की प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन जन्म के समय नाक व कान छिद नहीं होता है, यानी जन्म के कुछ साल बाद 5 साल 10 साल के बाद ही उस कान को छेदा या नाक को छेदा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के चीनी बालकों में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, चीन के बालकों में शुरू से ही क्या होता है, लोहे का जूता पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग का जो गुड़ हो क्या होता है, गुड़ सेपरेट रहे, ठीक है ना, कंफर्टेबल रहे, बड़ा गुड़ ना हो, ठीक है ना, छोटा ही गुड़ रहे, ठीक है। इसलिए ये चीनी बालकों में किया जाता है, चीन के बालकों में। लेकिन हम लोग के बाल जो भारत के महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, उसमें क्या होता है, 5 या 6 या 10 वर्ष के बाद क्या होता है, नाक कान में छिद्र होता है। फिर भी ये कौन सा हम लोग के बहुत ही पुरानी प्रथा है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के, ये हम लोग कौन बोला बताया है, तले मार्क जी ये सब बताए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या आता है, यहाँ पर डार्विनवाद ने 1869 में प्राकृत चरण द्वारा जाति का विकास नामक पुस्तक में बहुत से तथ्यों के विस्तृत किया है, ठीक है, व्याख्या किया है। यानी यहाँ पर डार्विनवाद जी का एक पुस्तक लिखे हैं, किताब लिखे हैं, ठीक है ना, कब यहाँ पर 1859 में, ठीक है ना। और उन्होंने जाति विकास के बारे में बताया है, ठीक है ना। क्या क्या बताया है यहाँ पे देखेंगे हमने, तो यहाँ पर पुस्तक में उसने जय विकास की क्रिया को सौदाहरण, ठीक है ना, प्रस्तुत किया तथा समझाया कि किस प्रकार के जीव, ठीक है ना, ये किस प्रकार के जीव अपने वातावरण के अनुकूलित बनाकर जीवित रहते हैं। यानी जो जीव जंतु का क्या होता है, अपने ही वातावरण को अनुकूलित बना कर रहते हैं। जैसे सर्दी के समय में क्या करते हैं हम लोग, स्वेटर वेटर पहन लेते हैं, ठीक है ना। और गर्मी के समय में क्या होता है, हम लोग को स्वेटर वेटर नहीं पहनते हैं, उस समय क्या होता है, हम लोग को सूती कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो किसने हम लोग डार्विनवाद ने जी बताए हैं, ठीक है ना, रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और संतान को भी उत्पन्न करते हैं, ये मनुष्य का काम है या जीव जंतु जो भी है वो अपना का संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। जंतु भी उत्पन्न करते हैं, कुछ अंडा के रूप में करते हैं, कुछ डायरेक्ट क्या करते हैं, बच्चे को इशू करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने को प्रकृति के अनुकूलित नहीं बना पाता है वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। यानी वह जो जीव अपने वातावरण के अनुसार, ठीक है ना, अपने शरीर को डिजाइन कर लेता है, बना लेता है, उसको सह लेता है, तो क्या होता है, वो जीवित रहता है। और कुछ जीव होते हैं जो वातावरण को नहीं सह पाते हैं, वातावरण को अनुकूल नहीं कर पाते हैं, वो जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, नष्ट हो जाते हैं। अतः प्राकृतिक में एक प्रकार की, ठीक है ना, छटनी हुआ करती है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वर्णवाद क्या होता है कि जो प्राकृतिक में और के वातावरण में जो प्राकृतिक को अनुकूल कर लेते हैं, सह लेते हैं, वो अच्छे रह जाते हैं, जो नहीं सहते वो क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी क्या होता है, डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर, इसको याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। डार्विनवाद की विशेषता क्या है, तो जीवों में संतानोत्पत्ति यानी संतान की उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, ठीक है ना, ये फर्स्ट बताए हैं, ठीक है। डार्विनवाद जीवन संघर्ष, ठीक है ना, यही बताया इनका विशेषता यह है, जीवन में संघर्ष करना ही चाहिए, ठीक है ना। असमर्थ का प्राकृतिक चरण, ठीक है ना, जो असमर्थ उसका क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। लोग का बोलता है कि अब प्राकृतिक का भगवान के ऊपर है, ठीक है ना, जब हार जाता है तब। ये किसने हम लोग का डार्विनवाद नहीं बताए थे। विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, ठीक है ना, विभिन्नताएं क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है, ये सब डार्विनवाद नहीं बताए थे, ठीक है ना। आनुवंशिकता क्यों होता है, विभिन्नताएं क्यों होता है, तो आनुवंशिकता के कारण ही विभिन्नताएं होती है, ठीक। क्लियर, यहाँ पे नई जातियों को उत्पत्ति, ठीक है ना, ये क्या है कि उत्परिवर्तन क्या होता है, तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जीवों में अचानक ही बड़े परिवर्तन होने से नई जातियों बनना ही क्या होता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी जीव है उसमें अचानक कोई परिवर्तन आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है ना। अचानक परिवर्तन मतलब किसी का दाढ़ी मूंछ अचानक आ गया, या कोई अचानक लंबा हो गया, या कोई बौना ही रह गया, परिवर्तन, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग उत्परिवर्तन, ठीक है। जिन 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 का करता है उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है हम लोग के, यहाँ पे है छुगो डी ब्रिज, ठीक है ना, इसको याद रखना। छुगो डी ब्रिज कौन है यहाँ पे, ये हम लोग को उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जनक है। यानी ये सिद्धांत दिए हैं कि इंसान में जब एक बार कुछ परिवर्तन होता है, एक बार कोई हार्मोन बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग को, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, याद रखना।
समजात अंग का होता है कि वह अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के में समान होते हैं तथा कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो ठीक है ना, यानी समजात अंग जो कि देखने में एक समान रहेगा और इसका कार्य का अलग अलग। जैसे हम लोग के मनुष्य का हाथ और इंसान का जो मनुष्य का हम लोग का हाथ हो जाएगा और कुत्ता का अग्रपाद हो जाएगा। का देखने में एक तरह है लेकिन काम दोनों का अलग अलग होता है। ठीक है ना, हम लोग हाथ से कोई काम करते हैं, वो क्या करता है, चलता है, ठीक है ना, घूमता है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग के पक्षी के पंख और घोड़े का अग्रपाद दोनों एक तरह होते हैं, लेकिन पक्षी का होता है उड़ने में काम आता है, घोड़ा का अग्रपाद का होता है दौड़ने में काम आता है। दोनों अलग अलग है, हालांकि होते एक ही समान है लेकिन कार्य क्या है उसका अलग अलग है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। क्लियर, इसको याद रखना। समरूप अंग का होता है वह अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में सभी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न है। जैसे कीट के पंख और यहाँ पर पक्षी के पंख। तो कीट के पंख का होता है वो भी उड़ती है लेकिन छोटा छोटा होता है, पक्षी के पंख बड़ा बड़ा होता है वो भी उड़ता है। ठीक है, यानी कार्य जो एक समान है लेकिन संरचना क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग है। इसका छोटा होता है, ये लगे बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग किसे का हम लोग समरूप अंग बोलेंगे। ये किसमें आएगा, हम लोग का समरूप अंग में आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग का होता है हमारे शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तब शरीर में काम करते थे, परंतु आज के इंसानों में काम नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये सभी अंग बेकार हो गए। ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, अवशेषीय अंग कहते हैं। अवशेषीय पहले क्या होता था, पहले जो मनुष्य थे वो पहले कैसे चल रहे थे, हम लोग के इस तरह चल रहे थे, यानी जो मंकी चलता है उस तरह चल रहे थे। धीरे धीरे होते होते सीधा हो गया, तो उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कुछ चीज नष्ट हो गया। नष्ट ये हो गया कि अब मनुष्य सीधा चलता है। पहले मनुष्य का निहुर के चल रहा था, यानी वो क्या कहता है, वो मतलब झुक के चल रहा था पहले का इंसान। ठीक है ना, आदमी जब रह रहा था जंगल में तो वहां पर क्या था, हम लोग का केस केस बड़ा बड़ा था, दाढ़ी मुझ सब था, वहां पर केस कोई काटने वाला नहीं था। अब यहाँ जो हम लोग का अब डेवलपमेंट है कि हम लोग अच्छा से अच्छा ढंग से रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, अवशेषीय अंग बोलते हैं। यानी वह अंग, ठीक है ना, जो पहले था अब नष्ट हो चुका है। ठीक है ना, इससे पहले कहा था नाखून बड़े बड़े थे, अब नाखून क्या हो गए, छोटे छोटे, क्योंकि हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, नाखून भी क्या हो गया, एक तरह का अवशेषीय अंग हो गया। ठीक है ना, वैसे हम लोग के शरीर में कोई चीज है जो कि हम लोग के पहले था अब नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषीय अंग बोलते हैं। ठीक है ना, क्या है आज यहाँ पे इसका क्या हम लोग के यहाँ पे है क्वेश्चन है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समदिष्ट के 10% सदस्य में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समदिष्ट में 60% जीव में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। इसका ये जवाब देना है। पहले कौन सा लक्षण हम लोग के, ये हम लोग का 10% वाला या हम लोग का ये 60% वाला, इसका ये जवाब देखना है। ठीक है ना, तो इसका जवाब में है कि पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ नई विभिन्नताएं पाई जाती है तो ए से उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है ना, किससे उत्पन्न हुआ होगा, हम लोग के ए से, यानी हम लोग का 10% से काला उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है ना, हुआ होगा। वातावरण के अनुकूल होती है तो उनकी संख्या समदिश में बढ़ जाती है। किसकी संख्या, हम लोग के ए के, क्योंकि इसका लक्षण क्या है, 10% अलैंगिक प्रजनन वाली 10% सदस्यों में पाया जाता है। यानी इसमें पाया जाता है हम लोग के, जो ये भी बात बताया है कि जो अलैंगिक जनन का जो होते हैं हम लोग जीव, वो लगभग एक समान के होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे हम लोग दे दिया यहाँ पे कि 60% वाला जीव का होता है, ये हम लोग के कौन सा, हम लोग के ये लक्षण नहीं उत्पन्न होगा। कौन सा, हम लोग का 10% वाला लक्षण उत्पन्न होगा, क्योंकि पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जब कुछ ना कुछ तो प्रजातीय विभिन्नताएं होती है, इंसान की नहीं होती है, तो होती है यहाँ पर पाई जाती है, तो ए से उत्पन्न हुआ होगा। किससे उत्पन्न, ए से उत्पन्न, क्योंकि यहाँ पे 10% है तो 10% यहाँ पर कम है तो इससे ज्यादा विभिन्नता उत्पन्न होगी, ये ज्यादा है तो इससे कम विभिन्नता उत्पन्न होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये अलैंगिक जनन में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ विभिन्नता उत्पन्न हुआ होगा, वातावरण के अनुकूल होती है तो उनकी संख्या में समदिष्ट बढ़ जाती है। यानी हम लोग के कौन सा यहाँ पर लक्षण में यहाँ हुआ विभिन्नता है, हम लोग लक्षण ए में हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है ना, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो स्पीशीज का होता है वातावरण के साथ अपना क्या होता है, चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, तो क्या होता है, उसका जनसंख्या बढ़ जाता है। मतलब यहाँ विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से स्पीशीज का अस्तित्व बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीशीज हर एक वातावरण को सहने की क्षमता होती है। ठीक है ना, तो इसमें यही होगा कि इसका विभिन्नता के क्षमता क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसको हर एक मौसम में क्या होता है, सहने की क्षमता होती है, अनुकूल करने की क्षमता होती है। क्लियर, यहाँ पे ये हर एक मौसम को अपनी क्षमता के अनुसार सह सकता है। ठीक है ना, और कंफर्टेबल हो सकता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, इसके स्पीशीज में अस्तित्व में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे इसको याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि इसको सहने की क्षमता होती है वातावरण की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर
अब 1 नंबर यानी यहाँ पे एक हम लोग के यहाँ पे था, एक पेज में ये था। अब सेकंड पेज का हम लोग मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होता है। तो प्रभावी लक्षण क्या होता है, डबल टी होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी कहा जाते हैं, डिपेंड रहते हैं। यानी यहाँ पर जो अप्रभावी और प्रभावी लक्षण जो दोनों जब एक क्रॉस होगा, एक क्रॉस संकर होगा, तो किसका हम लोग का प्रभाव डलेगा, प्रभावी का डलेगा। याद रखना, ठीक है ना। प्रभावी का डबल टी और प्रभावी के कहीं कहीं पर एक बड़ा टी एक छोटा टी भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अप्रभावी के डबल छोटा टी होता है। इसको यहाँ पे बड़ा टी छोटा टी, यहाँ पर बड़ा टी छोटा टी, इसको संकरण करा है मतलब गुना किया है, तो इससे ये टी टी गुना हुआ था डबल टी, छोटा टी बड़ा टी गुना हुआ था, क्या होगा बड़ा टी छोटा टी, फिर से ये गुना हुआ है तो छोटा टी बड़ा टी, यहाँ पर और डबल टी, ठीक है ना। यहाँ दो डबल छोटा टी, ये क्या हुआ है, एक दूसरे से गुना हो गया है। इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना, फिर इससे इसमें गुना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पीढ़ी 1 है, तो लंबे पौधे कितना, इसमें 3 गो है। कौन कौन सा हम लोग का लंबा पौधा है, तो लंबा पौधा का डबल टी भी होता है, एक बड़ा टी एक छोटा टी भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 लंबे पौधे को गया, बौने पौधे का सिर्फ छोटा टी होता है, 2 छोटा टी, तो 2 यहाँ पर छोटा टी कितना हम लोग 1 है, एक यहाँ पे अनुपात से कितना 3:1 मतलब ये 3 है, 3 तो यहाँ पर 1 है तो 1 3 कितना 1 होगा, ठीक है ना। ये एक संकरण में हुआ, किसमें, ये एक संकरण क्रॉस में हुआ है। फिटोटाइप कितना हम लोग का है, फिनोटाइप में हम लोग का 3:1 है। यहाँ पर जीनोटाइप कितना है, 1:2:3 है। मतलब यहाँ पर 1 कौन है, यहाँ पर ये वाला है 1:2 कौन सा यहाँ पर ये, और ये 2 है, और 3 यहाँ पर कौन सा हम लोग का, तो यहाँ पर ये अनुपात जो 3 हम लोग का है, ये लंबे पौधे का हम लोग के 3 हो गया। क्लियर यहाँ पे, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम लोग याद है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो यहाँ पर पहले इसका यहाँ पर गोल व पीले रंग के पत्ते, ठीक है ना। पौधे यहाँ पे का डबल आर और डबल वाई बड़ा, ठीक है ना। इसलिए अब झुरीदार व हरे पौधे का होता है यानी छोटा डबल आर और छोटा डबल वाई, ठीक है ना। इसको संकरण हुआ है यहाँ फर्स्ट पीढ़ी में, तो क्या हो गया है, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ ये संकरण कराए हुए हैं, यहाँ पर ये वाई आर बड़ा आर, ये बड़ा आर, यहाँ आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। उसे यहाँ पर बड़ा वाई छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा आर छोटा वाई। इसको संकरण मतलब इससे इसमें गुना हुआ है, तब बड़ा आर दोनों वाई है तो बड़ा वाई हो जाएगा। उसे ही यहाँ पर ये संकरण हुआ है यहाँ पे, यानी इसको क्या हुआ, गुना कर दिया गया है, इससे इसमें हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया है, फिर इससे इसमें हुआ है तो ये आ गया है। इसमें कैसे हुए, से यहाँ पर आर आर डबल आर वाई, यहाँ पे ये है बड़ा है, तो यहाँ दोनों ये बड़ा है तो हम लोग बड़ा वाई आएगा। और यहाँ पर किससे गुना हुआ है, यहाँ पर डबल आर है, डबल आर वाई, यहाँ पर एक छोटा वाई था, छोटा वाई लिख दिया, बचा के यहाँ पे है एक बड़ा वाई बचा है तो बड़ा वाई लिख दिया है। वैसे यहाँ पर गुना हुआ है हम लोग के, यहाँ पे ये आर है तो यहाँ पे एक यहाँ पर आर है। अब छोटा आर बड़ा आर है तो दोनों गुना होगा तो छोटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बड़ा यहाँ पे वाई हम लोग का है, यहाँ पे एक बड़ा वाई है हम लोग का, तो एक यहाँ पे छोटा कौन हम लोग का है, यहाँ पे छोटा वाई छोटा है, ठीक है ना। एक यहाँ बड़ा वाई, एक यहाँ पे छोटा वाई रहेगा, ठीक है ना। इससे सेम यहाँ पे ये गुना हुआ है यहाँ पे, तो एक बड़ा और छोटा में कहा जाएगा हम लोग का, एक बड़ा आर एक छोटा आर, एक यहाँ पर छोटा वाई दे दिया तो यहाँ का बड़ा वाई बचा हुआ है तो यहाँ बड़ा वाई, ठीक है। तो इसे हम लोग के इसमें ये संकरण हुआ है, ठीक है ना। फिर इससे इसमें गुना होकर फिर इससे इसमें हुआ है, फिर इससे इसमें, फिर इससे मतलब इशारा में जैसे कि इससे इसमें हुआ है, फिर इससे फिर इससे हुआ है, फिर ये वाला से इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें गुना हुआ, ठीक है ना। फिर इससे हम लोग इसमें गुना हुआ है, ये में गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, ठीक है ना। तो इसमें इसे देखो समझो, यहाँ पे इससे गुना हुआ है ये वाला है, फिर इससे इसमें गुना हुआ है तो ये वाला है, ठीक है ना। फिर हम लोग का इससे इसमें गुना हुआ है तो ये वाला है, फिर इससे इसमें गुना ये वाला है, फिर इससे इसमें हुआ है तो ये है, इससे ये है, इसमें फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। इस तरह हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का ये गुना हो गया, ठीक है ना। अब गुना होने के बाद यहाँ पर आर वाई वो पीले रंग के बीच कितना हम लोग का ना है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 5 यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 7 यहाँ पे, उसके बाद हम लोग का 8 हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये 9 हो गया, ठीक है ना। 9 को हम लोग का मिल गया यहाँ पे गोल व पीले बीज मिल गया, ठीक है ना। अब आर बड़ा वाई ये यहाँ पर 3 गो है तो 3 को ये मिल गया। झुरीदार कितना हम लोग के 3 झुरीदार व पीले बीज कितना इसमें 3 है तो 3, और यहाँ पर आर छोटा वाई छोटा झुरीदार व हरे बीज कितना यहाँ पे 1 है, जो कि यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक। इसका अनुपात कितना हो गया हम लोग के 9:3:3:1। इसको याद रखना, ये एग्जाम में हम लोग के पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा, इसी प्रयोग के द्वारा क्या हुआ हम लोग के मालूम चला, ठीक है ना, कि क्या होता है वंशगत स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे।
थर्ड यहाँ पे कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर ओ है से विवाह करता है तो उनकी पुत्री का रुधिर ओ है, ठीक है ना, ओ वर्ग वो है, तो क्या यह सूचना पर्याप्त है यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग ए अथवा ओ प्रभाव लक्षण के आपसे उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। आप अपने उत्तर का स्पष्टीकरण, इसमें क्या होता है, पिता ए जीन होता है, पिता में क्या होता है ए जीन होता है और माता में क्या होता है डबल ओ जीन होता है, याद रखना, ठीक है ना, डबल ओ जीन होता है। और जब दोनों का जब यहाँ पर क्या होता है हम लोग के निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन के दौरान क्या हो जाता है हम लोग के निषेचन के दौरान यही होता है कि लड़का में हो जाता है ए ओ, ठीक है ना, और लड़की में क्या हो जाता है ओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर पिता ए जीन या ए ओ और माता में, ठीक है ना, यहाँ दोनों या ए हो रहेगा या हम लोग के ए ओ पाया जाता है किसमें पिता में या लड़का सब में, ठीक है ना, एओ, ठीक है, और माता में ओ पाया जाता है, पुत्री को एओ होता है, ठीक है ना, किसको पुत्र का होता है हम लोग का एओ होता है, पुत्र के याद रखना यहाँ पे एओ होता है, पुत्री नहीं, पुत्र को एओ होता है तथा पुत्री में ओ जीन होता है, ठीक है ना, याद रखना इसमें। तो यहाँ पे अगर दोनों देखो पुरुष में दो रहता है, यहाँ पे पुरुष में एक रहता है यहाँ पे ए या यहाँ पर ए ओ, ठीक है ना, तो यदि यहाँ पर स्त्री में कहा जाता है हम लोग के ओ होता है, ठीक है ना, और मर्द में दोनों रहता है ए और ए ओ। इसमें जब दोनों में संकरण होगा या निषेचन होगा, ठीक है ना, तो अगर पुत्री होगी तो उसका क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लोग पुत्र होगा तो क्या हम लोग के ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए उसमें जीन पाया जाता है और पुत्री में ओ जीन पाया जाता है। क्लियर यहाँ पे, तो भी हम लोग के क्लियर हो गया। फिर हम लोग के मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो कैसे होता है इसका यहाँ पे उत्तर देखेंगे, यहाँ पे कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग का होता है कि नर युग्मक, इसका नाम है शुक्राणु, ठीक है ना, मादा युग्मक इसका नाम होगा अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु याद रखना, ठीक है ना, अंडाणु, ठीक है। अब इसमें कैसे यहाँ पे तो इस शुक्राणु हम लोग हो गया, ठीक है ना, इसमें मर्द में क्या होता है हम लोग के एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है ना, औरतों में क्या होता है हम लोग के एक्स एक्स होता है। जब ये दोनों निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन निषेचन, ठीक है ना, निषेचन होता है, निषेचन के दौरान, ठीक है ना, अगर मर्द से यह लोग नर वाला क्या होता है, नर में क्या होता है शुक्राणु, मादा में अंडाणु, ठीक है ना, अगर यहाँ पे नर का, ठीक है ना, ये शुक्राणु जो है यहाँ पे जो जीन है यहाँ पे एक्स वाई, अगर यहाँ पे लेडीज में, ठीक है ना, क्या हो गया हम लोग अगर जाके एक्स मिल गया तो क्या हम लोग इसका तो एक्स एक्स है तो दोनों एक्स एक्स हो जाएगा, तो दोनों एक्स एक्स होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे लड़की का जन्म होगा, ठीक है ना। अगर मर्द से वाई चला गया औरत में एक्स है तो एक्स वाई मिल गया तो क्या हो गया हम लोग का लड़का हो गया। तो याद रखना इसका यही होता है कि मर्द के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मर्द के क्रोमोसोम से एक्स रिलीज हो गया, एक्स चला गया औरत में तो क्या हो गया हम लोग के लड़की होगी पैदा, अगर हम लोग को वाई चला गया तो क्या हम लोग का लड़का पैदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि लड़का का क्या होता है हम लोग क्रोमोसोम एक्स वाई होता है और लड़की का होता है क्रोमोसोम हम लोग के एक्स एक्स होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद जाएगा हम लोग को मिलेगा, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे निषेचन के दौरान में इसका भ्रूण बनेगा, ठीक है ना, भ्रूण पहले हम लोग का युग्मज बनता है, ठीक है ना, अब ये दोनों अगर माने एक्स एक्स मिल गया तो क्या होगा हम लोग का युग्मजन बन गया, ठीक है ना, युग्मनज युग्मनज, ठीक है ना, इसको युग्मक भी बोलते हैं, ठीक है, शुक्राणु अंडाणु का युग्मक हो गया तो युग्मक जब मिलता है तो युग्मनज बनता है, और जब युग्मनज बनता है तो उसके एक सप्ताह बाद का हम लोग के भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनने के बाद क्या होता है बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, ठीक है ना, तो अगर मर्द में से एक्स मिल गया तो औरत में एक्स ऑलरेडी होता है तो एक्स एक्स हो जाएगा, लड़की होगी, ठीक है ना। तो जब लड़की जब दोनों मिल गया उसको युग्मनज बोलते हैं, उसके बाद भ्रूण बनता है, उसके बाद शिशु बनेगा, ठीक है ना। इसलिए लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है तो मर्दों पर डिपेंड करता है और औरतों पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात को याद रखना कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है वो किसका गलती है, मर्द का गलती, औरत का गलती कभी भी नहीं होता है। लेकिन समाज के लोग किसको दोष देते हैं, औरत को दोष देते हैं, यहाँ पे मर्द को दोष नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी औरत का दोष नहीं होता है। लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है, मर्दों पर डिपेंड करता है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे है कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले विशिष्ट जीवों की संख्या समशिष्ट को बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो कौन सा लक्षण है, ठीक है। तो याद रखना है विभिन्नता के प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार है। जैसे क्या होता है जनन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। सारा विभिन्नता कब पाया जाता है, जनन के द्वारा ही पाया जाता है। उसका मेन मुख्य कारण डीएनए होता है मनुष्य में, और यहाँ पर हम लोग को देखेंगे पौधे में क्या होता है। तो जनन के एक दौरान रंग विभिन्नता लाल के स्थान पर हरा दिखाई देता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोग के विभिन्नता का मुख्य कारण हो गया। सेकेंड हम लोग का जनन के समय
रंग में विभिन्नता, लाल के स्थान पर का नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। ये भी कहा कि हम लोग के पौधे में ये होता है कि जनन के समय क्या हो जाता है, हम लोग के यहाँ पर लाल का स्थान पर कभी होगा हम लोग का हरा दिखाई देता है, कभी हम लोग का नीला दिखाई देता है। यही क्या होता है, हम लोग के लक्षण का मुख्य कारण होता है विभिन्नता के, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड यहाँ पर कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्य अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि एकल जीव में वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है ना। वंशानुगत नहीं होता है क्योंकि यह डीएनए पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और इसमें डीएनए नहीं होता है, ठीक है ना। डीएनए पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पर होता ही नहीं है, तो डीएनए पर कैसा करेगा, ठीक है ना। वही यहाँ पे है कि एकल जीव में जो एकल जीव हम लोग के होते हैं, ठीक है ना, एकल जीव उसका एकल जीव का वंशानुगत नहीं होता है क्योंकि यह डीएनए पर निर्भर नहीं करता है। तो जो डीएनए पर निर्भर करता है उसमें क्या होता है, वंशानुगत होता है, लेकिन ये डीएनए पर निर्भर नहीं करता है तो इसमें क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता है। कौन? एकल जीव में, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर बाघों की संख्या में काफी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है, क्योंकि बाघों की संख्या में काफी कमी आ रहा है क्योंकि दुर्घटना के कारण। दुर्घटना क्यों हो रहा है? क्योंकि जंगल में लोग काट दे रहे हैं, ठीक है ना, गाछ वृक्ष लोग काट के कहा जलावन के रूप में ला दे रहे हैं। तो जब गाछ वृक्ष नहीं रहेगा यहाँ पे तो बाघ वगैरह कहाँ रहेगा, जानवर नहीं रहेगा, तो जानवर कहाँ रोड पर आएगा। रोड पर जब आएगा तो गाड़ी घोड़े से उसको दुर्घटना होगा, मर जाएगा। इसी कारण क्या हम लोग को बाघों को कमी हो रहा है, ठीक है। वही यहाँ पे है कि बाघों की संख्या में कमी का कारण यह है कि बाघों की अधिक दुर्घटना होना, ठीक है ना। ये क्या है, बाघों की संख्या में कमी का मुख्य कारण है, जो कि जंगल की कटाई हो जा रहा है तो बाघ रोड पर आ रहा है, और रोड पर जब आ रहा है तो आ रहा है हम सवारी वगैरह तो उसको दुर्घटना कर दे रहा है, मार दे रहा है, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वे कौन से कारक है जो नई स्पीशीज को उद्भव में सहायक है? वो कौन सा है? तो अलैंगिक कारण है, अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन के कारण क्या होता है, हम लोग के स्पीशीज में क्या होता है, हम लोग के उद्भव में सहायता होता है। जैसे यहाँ पे इसका मुख्य कारण कौन है? अलैंगिक है। प्राकृतिक उपचार यानी एक प्रकृति के रूप से होता है, अनुवांशिकता का विचलन से होता है, यानी अनुवांशिकता का कारण होता है। तीसरा हम लोग के जीन के कमी के होने के कारण होता है। चौथा हम लोग के डीएनए में परिवर्तन के कारण का होता है, ठीक है ना, डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, हम लोग के स्पीशीज का उद्भव होता है, ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है? इसका क्या है? तो इसका आंसर जगह नहीं हो सकता है तो नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीशीज के पौधों में जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता है, यानी ये नहीं है कि ये जाति का पौधा है, ठीक है, तो इसमें यही जाति होगा, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है क्योंकि पौधे पर जनन की प्रक्रिया नहीं पड़ता है। तो जब जनन के पौधे पर जनन की प्रक्रिया पड़ता ही नहीं है तो उसमें जाति उद्भव नहीं होता है, यानी फलना जाति का फलना आदमी है, फलना जाति का फलना आदमी है, इसमें नहीं होता है क्योंकि इसमें जाति अलग अलग नहीं होता है। चूंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें जनन नहीं होता, उसमें जाति का उद्भव नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों? ये दोनों के बारे में बता देना है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अलैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की सहायता नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब किसी अन्य जीव की सहायता नहीं होगा तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग के प्रमुख कारण हो सकता है क्योंकि उसमें अन्य जीवों की सहायता नहीं पड़ता है, यानी अलैंगिक जनन करने वाला जीव खुद ही अपना जनन कर लेता है। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा जीव का, दूसरे जीव का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और लैंगिक जनन में दो जीव का आवश्यकता पड़ता है, एक मेल एक फीमेल, लेकिन अलैंगिक में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे है, तो वही यहाँ पे हो सकता है हम लोग के कि नहीं, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों को जनन के लिए किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? यहाँ पे उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के लिए विकासीय संबंध में निर्धारण के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि समजात अंगों की उपस्थिति से हमें क्या होता है, दो स्पीशीज के सदस्य में विकासीय संबंध स्थापित करने में सहायता होता है। इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, समजात अंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, समजात अंग। जैसे हम लोग का पक्षी और क्या होता है, हम लोग कीटों की पंख एक जैसा रहता है, कार्य एक जैसा रहता है, लेकिन शारीरिक बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है। कीटों के बड़ा होता है हम लोग के, और हम कीटों के छोटा होता है, पक्षी का होता है बड़ा होता है, लेकिन कार्य एक समान होता है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग के समजात अंग के कारण ही हम लोग के स्पीशीज को अंतर बता सकते हैं या उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका आंसर ये रहेगा।
सेकंड यहाँ पे, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समझात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है। क्यों? इसलिए निकाल कि वह अंग जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है, यानी बनावट समान होती है परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। ठीक है ना, समझात अंग वो कहलाते हैं जो कि बनावट में क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समझात अंग बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आप बोलोगे, लेकिन तितली और चमगादड़ के पंखों की आधारभूत संरचना भिन्न है परंतु ये कार्य में एक समान है। भरे इसको बनावट अलग अलग है लेकिन दोनों काम में क्या आता है? उड़ने के लिए होता है, इसलिए काम में क्या होता है? कार्य में समान है। इन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, समरूप अंग किसे कहते हैं? जो कि संरचना में भिन्न भिन्न हो, समान एक कार्य एक जैसा, उसे क्या बोलते हैं? समरूप। और समझात अंग क्या बोलते हैं? समझात अंग उसे बोलते हैं कि जो आधारभूत संरचना में क्या होता है? कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोग के बनावट सेम होता है और कार्य में भिन्न भिन्न होता है। और इसमें क्या होता है? कार्य में भिन्न भिन्न होता है लेकिन बनावट सेम होता है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर? यहाँ पे ये दोनों को याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है? संरचना भिन्न है, इसमें क्या है? संरचना समान है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो जीवाश्म क्या है? ठीक है ना, यहाँ पे देखना है। तो हम लोग जीवाश्म क्या है? बहुत सारे लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतु का होते हैं जमीन के नीचे दब जाते हैं। कहा? जमीन के नीचे दब जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्मी बोलते हैं। और जीवाश्मी क्या होता है? जीवाश्मी ईंधन निकलता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन सब कहाँ निकलता है? नीचे से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं वो जीव जमीन की तरफ धंस जाते हैं तो उन्हीं का अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है बनता है, उसी से क्या होता है? हम लोग के डीजल, पेट्रोल का निर्माण होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य है? कहने का मतलब है कि पहले के समय में जो लोग था, ठीक है ना, वो कहाँ? अफ्रीका के जंगलों में रहता था। ठीक है ना, किस समय क्या हुआ? वहां पे से लोग निकल के अलग अलग शहरों में बस गए, अलग अलग वातावरण में आ गए, तो लोग क्या हो गया? रंग, ठीक है ना, रंग रूप क्या हो गया? हम लोग के चेंज हो गया, कपड़ा वपड़ा सब चेंज हो गया। लेकिन कुछ लोग थे जो क्या जंगल में ही रह गए, तो उनका क्या हो गया? वेशभूष चेंज नहीं हुआ, बल्कि वो आज भी जंगल में है, आज भी बड़े बड़े केस रखते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं। लेकिन जो लोग वहां से निकल गए, बड़े बड़े शहरों में बस गए, वो लोग क्या हो गया? वो लोग का रंग रूप चेंज हो गया, क्योंकि अलग अलग वातावरण में गए तो अलग अलग वातावरण के साथ घुल मिल गया, अच्छे से सीखे, एक दूसरे के देखकर अच्छा अच्छा काम किए। ठीक है ना, अच्छे से रहना सीख लिए। लेकिन जो लोग जंगल में थे तो जंगल में तो क्या रहेगा? जानवर रहेगा, तो वो जानवर की तरह ही रहते हैं, वो लोग के जानवर से ही सीखते हैं। वो लोग के जानवर की तरह बड़े बड़े नाखून होते हैं, ठीक है ना, गंदा कपड़ा रहेगा, वहां पे दाढ़ी बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानवर में थे तो जानवर के ही भाव सीखे हैं। ठीक है ना, लेकिन जो लोग वहां से निकल गए, अलग अलग शहर में, अलग अलग देश में बस गए, वो क्या हो गया? अलग अलग रंग रूप में नजर आते हैं। क्योंकि वो लोग का अलग अलग रंग रूप हो गया, एक दूसरे के लोग देखकर क्या हो गया? अलग अलग स्टैंडर्ड हो गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत वर्ष पहले मनुष्य अफ्रीका के जंगल में रहते थे, फिर कुछ लोग अलग अलग देश के वातावरण में ढल गए, जिनके कारण उनका रंग रूप भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने लगा। यानी जो शहर में बस गए वो अलग लोग हैं, वो भी वही स्पीशीज का है, लेकिन उनका पहनावा और हवा, खान पीन अलग हो गया। और जो जंगल में थे उनका आज भी घास फूस खाते हैं और उनका आज भी पहनावा अलग होता है, उनका नाखून आज भी बड़े बड़े होते हैं, आज भी उनका दाढ़ी और बाल क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना, चूंकि वो लोग वातावरण चेंज नहीं हुआ है, जो जिस वातावरण में रहता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है। वो जंगल में रहते हैं तो जानवर की तरह रहते हैं, हम लोग यहाँ शहर में रहते हैं तो हम लोग मनुष्य की तरह रहते हैं, ह्यूमन की तरह रहते हैं। लेकिन दोनों एक ही स्पीशीज है, तो इसका विभिन्नता का यही कारण है कि वो लोग जहाँ पे थे तहे पर आ गए और हम लोग वहां से अलग निकल गए, तो हम लोग क्या हुआ? हम लोग के रंग रूप में चेंज आ गया। इसीलिए बोला जाता है कि समय के साथ भी चेंज होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इंसान पीछे ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है कि विकास के आधार पर आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपांजी में किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? आपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, समय के साथ साथ शारीरिक अविकल्प एक समूह वाला, ठीक है ना, जीव अपने वातावरण के साथ घुल मिल जाती है तथा अपने शरीर की अच्छा महसूस करती है। ठीक है ना, कहती है, इसलिए दोनों का होता है, जीव ही उत्तम होता है। कहने का मतलब ये है हर एक जीव उत्तम है, क्योंकि जो जीव अपने वातावरण के साथ
एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, का हो गया उत्तम जीव हो गया। तो स्पीसीज का होता है हम लोग के यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग दो चीज मकड़ी और ये सब का होता है वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए क्या होता है ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के जो भी जीव है या जो भी जीव जंतु है, ठीक है ना, कोई भी है, अगर वातावरण के साथ अपने एडजस्ट कर रहा है, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर ले रहा है, घुल मिल जा रहा है, तो क्या हो गया अच्छा सही रहेगा, वो अच्छा ही रहेगा, वो उत्तम ही रहेगा। वही इसका हम लोग के राइट आंसर। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैगनी पुष्प थे, ठीक है, कैसा रंग था, बैगनी था, पुष्प से का संकरण बौने पौधे की जिसके सफेद पुष्प थे, यानी बौना पौधा कैसा था, सफेद था, ठीक है ना, से कराया गया उनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैगनी रंग के थे, ठीक है ना, परंतु आधे आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक के पौधे की आनुवंशिकता रचना निम्न कैसी थी। तो कैसी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका हम लोग राइट आंसर जाएगा यहाँ पे टीटी, यानी बड़ा, यानी पूरा लंबा और पूरा बौना भी नहीं था, लंबा बौना भी नहीं था। यहाँ पे कहा था कुछ लंबे थे कुछ बौने थे, यानी हम लोग कौन सा जगह राइट आंसर जाएगा, सी नंबर। कौन जगह राइट आंसर है यहाँ पे, सी नंबर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि लंबे और बौने थे, ठीक है ना, यानी प्रभावी पर अप्रभावी लक्षण हावी हो गया था। तो क्या हो गया हम लोग के बड़ा टी छोटा टी और डबल यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर मतलब यहाँ पे लंबे और बौने पौधे भी थे, ठीक है ना, उसके संकलन से ये प्राप्त हुए। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, सही बात है, ठीक है ना, ये हम लोग सेम है। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी सेम है हम लोग के। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तर, ये भी ठीक है, यानी डी नंबर सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट, यहाँ पे सभी आंसर इसका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानताएं हैं, ठीक है ना, तो चीन के विद्यार्थी से पहले बता दिए कि चीन के विद्यार्थी से पढ़ाए थे, तो ये बता दिए थे। कौन सा राइट आंसर जाएगा हम लोग, ए जाएगा, कौन सा ए राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग, ए जाएगा, चीन के विद्यार्थी से, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक यानी माता पिता की आंखों भी हल्के रंग की होती है। इससे इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों को हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर व्याख्या कर देना है, बता देना है, ठीक है। यानी माँ बाप अगर बच्चे का हल्का रंग कैसा हम लोग के हल्के यहाँ पे पीले हैं, तो क्या पता हम लोग के माँ बाप के भी हल्के रंग हो सकते हैं, यानी हल्के रंग की होती है आंखें, तो माँ बाप का भी हल्के रंग है, ये हो नहीं सकता है। लेकिन इसका कोई भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसका जवाब क्या हो जाएगा, नहीं, यह नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि विकलांग माँ बाप है तो उसका लड़का विकलांग ही होगा, सही भी हो सकता है, या अंधे माँ बाप के लड़के अंधे होंगे, ये जरूरी नहीं है, वो सही भी हो सकते हैं, तो ये हो सकता है नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, ठीक है ना, जब तक कि दोनों प्रकारों के विकल्पों, ठीक है ना, विकल्पों का पता न हो। ऐसा भी संभव है कि जनक माता पिता दोनों, ठीक है ना, में दोनों ही अभिलक्षणों हल्के रंग की आंखों के ही हो नहीं सकता है कि हल्का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, कि हो, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति यानी कॉपी दोनों जनक माता पिता के वंशानुगत होती है। यानी जब यहाँ पर लक्षण बच्चा होता है तो कुछ लक्षण माता पर जाता है, कुछ लक्षण पिता के जाता है, ठीक है ना, तब क्या होता है बच्चे में दोनों लक्षण पाया जाता है, माता और पिता दोनों का, कुछ भाग माता का होता है, कुछ भाग यहाँ पर पिता का होता है, ठीक है ना, इसलिए बच्चे में दोनों लक्षण पाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लक्षण की आनुवंशिकता होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन अप्रभावी हो, यानी जब दोनों का माता और पिता दोनों का जीन अगर अप्रभावी है तो लक्षण का हो जाएगा हम लोग अप्रभावी होगा। अतः हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, कह नहीं सकते अगर दोनों का प्रभावी है तो प्रभावी होगा, अप्रभावी लक्षण है तो अप्रभावी होगा, लेकिन यह सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि अन्ना माँ बाप के लड़के अंधे ही होंगे या सही होंगे, या जो माँ बाप विकलांग है उनका लड़का विकलांग सही भी हो सकता है, विकलांग भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग इसको अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर है कि जैव विकास तथा वर्गीकरण के अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है, यानी इसका विभिन्न जीवों के
समानताओं के आधार पर, जितना जीव है उसके समानताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण करते हैं। यानी जितना जीव है सबका उसका समानता का आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। मछली का वर्गीकरण अलग करते हैं, मनुष्य का वर्गीकरण अलग करते हैं, जानवरों का वर्गीकरण अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। दो स्पीशीज के बीच जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध ही उतना ही निकट का होगा, ठीक है, जितना ही समान होगा, ठीक है ना, स्पीशीज का। जैसे हम लोग का मनुष्य है और यहाँ पर अफ्रीका में जंगल में रहने वाला है, इन लोगों का होता है एक ही स्पीशीज का है, लेकिन हम लोग अलग निकल गए तो अलग अवतारण में अच्छा हो गया, वो लोग उसी अवतारण में रह गया तो वो लोग अभी उसी तरह है इस तरह पहले जमाने में थे, ठीक है ना। तो समान होंगे उनका अभिलक्षण भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं होगी उसका उतना ही उदय भी निकट होगा। अतीत से समान पूर्वजों से हुआ है, यानी हम लोग का पूर्वजों से ही हम लोग का अतीत हुआ है, पूर्वज हम लोग का नहीं रहते तो हम लोग का कोई नामो निशान नहीं रहता। क्लियर यहाँ पे समझ में आया। अंग एवं समरूप अंग को उदाहरण देकर समझाइए। यानी समजात अंग क्या होता है, समरूप अंग क्या होता है, इसको समझा देना है उदाहरण दे के प्लस डिफिनेशन, ठीक है ना। इसमें इसका सबसे पहले समजात अंग क्या होता है, ऐसे जीव जिसकी आधारभूत संरचना समान होती है, यानी उसकी बनावट जो होती है समान हो जाती है, लेकिन इसका तथा कार्य क्या होता है, भिन्न भिन्न कार्य अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मेढक जो हो गया, हम लोग पक्षी हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया। कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग मनुष्य और कुत्ता में समझ रहे हैं। तो मनुष्य का होता है, मनुष्य का भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होता है, और मनुष्य का क्या होता है 4 गो, इसका भी होता है अग्रपाद। अग्रपाद हम लोग को भी 4 गो, उसका भी 4 गो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हम लोग देखें, ऐसे इसका जो कार्य क्या है भिन्न भिन्न है। कार्य क्या, हम लोग हाथ से क्या करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, किसी चीज को लेके जाते हैं, खाना खाते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं हाथ से करते हैं। लेकिन कुत्ता के जो अग्रपाद होता है उसे क्या करता है, वो चलता है, ठीक है ना, उसी के सहायता से वो खाना भी खा लेता है, ठीक है। लेकिन उसको खासकर चलने में काम आता है, लेकिन हम लोग चलते किससे, पैर से। वो लोग क्या करता है अग्रपाद और पीछे वाला पाद दोनों से चलता है, ठीक है ना। तो हम लोग को देखा जाए यहाँ पर तो बनावट दोनों में सेम है, यानी हम लोग को भी 4 गो अंग है, उसका भी 4 गो अंग है, समझात अंग, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि उसका कार्य कुछ और है, हमारा कार्य कुछ और है। हम लोग खाने पीने का कार्य है और उसका काम क्या है, उससे वो चलता है, ठीक है ना। या हम लोग के मेढक का अग्रपाद क्या होता है, वो फुदकने के लिए होता है, चलने के लिए होता है। हम लोग का होता है ये खाने के लिए हाथ होता है, या पक्षी का हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग का ये समझाते हैं, यानी इसका बनावट का होता है हम लोग के सेम होता है, लेकिन कार्य क्या होता है उसका भिन्न भिन्न होता है। क्लियर यहाँ पे याद रखना, कार्य क्या होता है भिन्न भिन्न, बनावट सेम। ऐसे मनुष्य और कुत्ता में सबसे अच्छा है, ठीक है ना। मनुष्य और कुत्ता के का उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा है, क्योंकि मनुष्य हाथ से खाना खाता है, पीता है, ठीक है ना, कोई कार्य करता है। लेकिन कुत्ता क्या करता है, पैर से चलता है, उसका अग्रपाद से क्या करता है, वो चलता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि अग्रपाद क्या होता है, यहाँ पर समझात अंग क्या होता है कि बनावट समान लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। समरूप अंग का होता है ऐसे अंग का एक समान कार्य हो लेकिन आधारभूत संरचना भिन्न भिन्न हो, मतलब कि कार्य एक जैसा हो लेकिन संरचना क्या है भिन्न भिन्न। जैसे हम लोग कहा गया यहाँ पे कीट के पंख, यानी छोटे छोटे कीट के पंख, और तथा यहाँ पक्षी के पंख। पंख तो दोनों है, उसका कार्य दोनों का कार्य एक ही होता है, लेकिन बनावट क्या है उसका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है यहाँ पे, क्योंकि कीट का क्या होता है पंख छोटा होता है, पक्षी का होता है बड़ा होता है, लेकिन दोनों कार्य का होता है उड़ना, दोनों उससे क्या करता है उड़ता है सब, ठीक है ना। तो वही हम लोग के यहाँ पे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख का, ठीक है ना, ये हम लोग का हो गया, हम लोग का समरूप अंग गया। मतलब इसका जो हम लोग का बनावट जो है वो अलग अलग है, लेकिन इसका जो कार्य है वो एक समान है। और इसमें इसका सिर्फ उल्टा है। उल्टा इसमें ये है कि इनका क्या होता है संरचना समान होती है, कार्य अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो दोनों हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। एक प्रोजेक्ट ऐसे यहाँ पर कुत्ते के खाल का यहाँ पे डबल बी, कुतिया का सफेद खाल यहाँ पे डब्लू का हो गया डबल डब्लू, यानी डबल सफेद यहाँ पे डबल ब्लैक हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों का हम लोग का होगा यहाँ पे संकरण होगा। कौन, एक क्रॉस संकरण होगा, डबल क्रॉस नहीं होगा, एक क्रॉस संकरण होगा, ठीक है। तो इसमें कहा होगा हम लोग का डब्लू और बी में तो कहा जाएगा डब्लू बी, यहाँ पे कहा जाएगा हम लोग का डब्लू बी हो जाएगा। फिर यहाँ इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा डब्लू बी, फिर इससे यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का डब्लू बी, यहाँ पर हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभावी रंग सफेद। इसमें कौन प्रभाव डाल रहा है, तो प्रभावी रंग कैसा सफेद है, अप्रभावी रंग कैसा हम लोग के काला है, ठीक है ना। यहाँ पे वो काला है और सफेद, यानी प्रभावी रंग याद रखना, यहाँ पे सफेद, काला रंग कौन सा हम लोग का है अप्रभावी, यानी अप्रभावी काला और प्रभावी सफेद। क्लियर यहाँ पे, ये फर्स्ट पीढ़ी में ऐसा इसका विभेद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग विकासशील संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, तो इसका फर्स्ट यहाँ पे कि पृथ्वी के सतह से निकट वाले जीवाश्मी गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा नए हैं।
यानी जो अपेक्षा इसमें यह है कि जो जितना ऊपर मतलब कि जीवाश्म है उतना ही उत्तम है, जो जितना नीचे है ठीक है ना उसके अपेक्षा क्या होता है ऊपर वाला अच्छा होता है, नया होता है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे फोर्सिंग डेटिंग विधि से, यानी एक विधि है जिसे बोलते हैं फोर्सिंग डेटिंग। तो फोर्सिंग डेटिंग विधि से भी जीवाश्म का समय का निर्धारण किया जाता है तथा जीव के समय का काल पता, मतलब कि ये जीवाश्म कब का है, ये जीव कब मरा हुआ है, इससे जीवाश्म कितना दिन पहले तैयार हुआ है, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए कौन सा हम लोग के यहाँ पे फॉसिल डेटिंग विधि से भी इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कौन सा जीवाश्म उत्तम है, कौन सा ज्यादा दिन का है, कौन सा कम दिन का है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का जीवाश्म यानी आर्टियोप्टेरिक्स, ठीक है ना, पॉटेरिक्स आर्टियोप्टेरिक्स दो विभिन्न प्रकार के स्पीशीज के बीच एक कड़ी दर्शाते हैं। यानी जो यहाँ पे ये है आर्टियोप्टेरिक्स, ये क्या होता है कि दो स्पीशीज के बीच के क्या होता है विभिन्नता है दर्शाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट आप जीवाश्मों से जीवों और उनके पूर्वजों के बीच विकासीय विशेषकों को स्थापित करने में सहायता करता है। ठीक है, सही बात है। जीवाश्म से ही था लगता है कि उनके पूर्वज और अभी के जनरेशन में कैसा डिफरेंस है, ये हम लोग के जीवाश्म से ही था लगता है। ठीक है। किन नेक्स्ट स्टेप अभी हो गया हम लोग का। नेक्स्ट स्टेप है कि किन परमाणु के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। ठीक है ना, मतलब इसका आंसर किन प्रूफ से हम लोग इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट वैज्ञानिक जेबी एंड एस हाल्डेन, ठीक है ना, कहा गया एस हाल्डेन ने सन 1929 में यह सुझाव दिया कि सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय बने होंगे। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि इसका उत्पत्ति कब हुआ होगा, जब पृथ्वी बने होंगे तभी हम लोग क्या हुआ जीवों की उत्पत्ति हुआ होगा, और जीवन की उत्पत्ति हुआ होगा पृथ्वी बनने के बाद ही। इस पूरा का निचोड़ यही है। इस दिन में दो आदमी बताया है, एक यहाँ पे जेबीएस, एक यहाँ पर हाल्डेन। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग ये पढ़ा है कि यहाँ पे हम लोग का है क्वेश्चन लिख रहा है कि अलैंगिक जनन के अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक अस्थायी होती है। व्याख्या कीजिए कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें विभिन्नताएं कम पाई जाती है और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव अपने दूसरे जीव को उत्पन्न कर लेता है। इसी कारण क्या होता है वहां पर कम विभिन्नताएं पाई जाती है। और अलैंगिक जीव में क्या होता है कि एक किसी जीव को उत्पन्न करने के लिए दो जीव की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर दो जीव की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है विभिन्नताएं ज्यादा पाई जाती है। सिंपल बात है, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अलैंगिक जनन में कम विभिन्नताएं होती है क्योंकि इसमें एक ही जीव होता है, यानी एक जनन होता है, एक ही जीव खुद के जनन कर लेता है। ठीक है ना, लेकिन लैंगिक जीव में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है क्योंकि इसमें दो जीव रहता है या दो जीव होते हैं। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट है संतति में नर एवं मादा जिनको द्वारा आनुवंशिक योगदान के बराबर भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो इसको यहाँ बनाया गया। सबसे पहले यहाँ पे गोल व हरा, ठीक है ना, ये दो एक गोल व हरा पौधा है, ठीक है ना, जो कि इसका डबल आर डबल वाई है। एक झुरीदार पौधा है जो कि डबल छोटा आर है और यहाँ पर डबल बड़ा वाई है। इसको यहाँ पर संकरण किया गया है फर्स्ट पीढ़ी का। तो जब ये दोनों संकरण यहाँ पर कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोल पीला हो जाएगा, आर बड़ा छोटा आर, यहाँ पर बड़ा वाई छोटा वाई, और यहाँ पे F1 यानी पीढ़ी 1 में ये फर्स्ट संकरण होगा। ठीक है ना, ऐसे इसमें संकरण कराया गया, इससे इसमें गुना, ये वाला इसमें गुना हुआ है, इससे इसमें गुना हुआ है, ये वाला इसमें गुना कराया गया है, इसे इसमें गुना हुआ है। फिर सेकेंड स्टेप में इससे ये गुना हुआ है, इससे इसमें गुना हुआ है, ये वाला इसमें गुना कराया गया संकरण, इसे इसमें कराया गया है। फिर थर्ड ये वाला इससे संकरण हुआ है, फिर इससे संकरण हो गया है, फिर यहाँ संकरण हुआ है, फिर इससे संकरण हुआ है, फिर हम लोग का इससे फिर इससे संकरण, इससे संकरण, इससे संकरण, इससे संकरण हो गया, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है ना, ऐसे ये वाला से हुआ है तो डबल आर डबल वाई यहाँ पे आ गया, इस वाला से गुना हुआ है तो डबल आर यहाँ पे, एक यहाँ पे छोटा वाई तो बचा क्या है बड़ा वाई, तो यहाँ बड़ा वाई, वैसा हम लोग का यहाँ पे संकरण सब हो गया है। अब यहाँ पे है कि गोल व पीला रंग कितने यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एक यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 है तो 9 गो। फिर गोल हरा कितना हम लोग के 3 गो है। फिर झुरीदार हम लोग के कितना है, झुरीदार पीला हम लोग कितना है 3 है। झुरीदार हरा कितना हम लोग का 1 है। इसका हम लोग का अनुपात कितना हो जाएगा 9:3:3:3 हो जाएगा, इसको याद रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग केवल वे विभिन्नता है जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है। समशिष्ट अपना
अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? क्यों एवं क्यों नहीं? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। सुनो, हाँ हम इस कथन से सहमत है। कारण है कि जो विभिन्नताएं एकल जीव के लिए उपयोगी है वे वर्तमान पर्यावरण में अनुकूल है। यानी जो एकल जीव के लिए विभिन्नताएं चाहिए वो पर्यावरण में क्या है? अनुकूल है, यानी है, ठीक, अनुकूल है। और प्राकृतिक चयन प्रक्रिया में वो अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है, अपना अस्तित्व बना रख सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के साथ क्या होती है? चेंज होते रहता है, ठीक है ना, चेंज होते रहती है, इसलिए जीवित रह सकता है। इसका मतलब समय के साथ इस विभिन्नता वाले जीव समशिष्ट में प्रमुख हो जाएंगे, क्योंकि इनका लक्षण परिवर्तित पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो जीव पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है, उसमें रह जाता है, वो क्या होता है? जीवित रह सकता है, ठीक है ना। इसका पूरा कहानी यही है। अतः यहाँ पे ये समशिष्ट में अपना अस्तित्व बनाए रह सकते हैं, यानी जो समय के साथ पर्यावरण के साथ घुल मिल के रह सकता है वो जीवित रह सकता है, जो नहीं रहेगा वो जीवित नहीं रह सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग का सिर्फ यही था कि आज हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। आज के लिए क्लास, जय हिंद।